हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज हमारा जो वीडियो है वो है मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर। तो आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं क्या है। आज का थॉट ऑफ द डे है सक्सेस एंड फेलियर गोज हैंड इन हैंड। दैट मीन्स कामयाबी और जो हमारी विफलता होती है वो एक साथ ही चलती है। यस गाइज, ऐसा बोलते हैं, ऐसे बहुत ही बड़ी पर्सनालिटीज़ जो आज बहुत सक्सेसफुल है उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने पहले बहुत फेलियर देखा, उसके बाद ही उनको सक्सेस मिली। मतलब अगर आप किसी चीज़ में बहुत बार फेल हो रहे हैं तो कामयाबी आपके बहुत नज़दीक है। तो आइए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, ऑफकोर्स जो कॉमर्स लिए हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। बीकॉम, बीबीए, एमबीए और एनटीए नेट पेपर 2। तो क्या क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के लिए हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ हेनरी फ्यूल। यस बच्चों, आज हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट फील्ड में, डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम कैसे उनके प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हैं और हम देखेंगे डायग्राम। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो बीएसटी का फर्स्ट वीडियो है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत होते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम फर्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हेनरी फ्यूल के बारे में। इनको फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया था। अगर आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एक बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आइए देखते हैं ये कौन थे। सबसे पहले इनका पूरा नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। जूल्स हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न टू फ्रेंच पेरेंट्स इन कॉन्स्टेंटिनोपोले। मतलब इसका ये है कि इनका जो पूरा नाम था ये था जूल्स हेनरी फ्यूल। ये फ्रेंच में हुए थे, फ्रेंच पेरेंट्स के बाद, और ये एक जगह है फ्रेंच में, वहाँ पे ये हुए थे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1841 और इनकी डेथ हुई थी 1925 में। अब देखिए, आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी जब आप मैनेजमेंट पढ़ते होंगे। एक पढ़ा होगा हेनरी फिल और दूसरा जो नाम पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा टेलर के लिए। तो इस वीडियो में हम हेनरी फ्यूल की बात करते हैं। अब देखिए गाइस, हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल एक पर्सन थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक कंपनी में। उन्होंने कुछ कंपनीज वहाँ पे काम किया और उससे धीरे धीरे सीखा और उन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए। कितने प्रिंसिपल्स? 14 प्रिंसिपल्स दिए जो अभी तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। यस, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी बुक में 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अगर अपन अपोजिट बात करें तो टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। बट हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो 14 थे। टेलर के कुछ जो प्रिंसिपल्स थे वो भी फेमस हुए थे, बट वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप आराम से इसमें आंसर बना सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। मैंने वही लिखा है, बॉर्न ऑन दिस, डेथ ऑन दिस, ये सेम वही चीज़ है। ये जहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया, ठीक है, एक करियर में जब स्टार्ट किया उन्होंने तो एज ए इंजीनियर स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े और मैनेजमेंट फील्ड में आए और ये क्या बन गए, इतने एक्सपर्ट बन गए मैनेजमेंट के कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाने लग गया। ये इनकी डेफिनेशन है गाइज। कभी कभी ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाती है। डेफिनेशन है, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। अब इस डेफिनेशन में एक चीज़ छुपी हुई है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके टोटल। फेल को रियल फादर भी कहा जाता था। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिनके नाम मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं।
कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। अब जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो पूरे 14 प्रिंसिपल्स को नेम करने के लिए बोल सकता है, या तो एक पर्टिकुलर जैसे ये है सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन को उठा के मीनिंग पूछ सकता है। ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे 5 मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस गिवन बाय हेनरी फ्योल। इसमें आपको ये देखने मिलेगा कि हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस दिए हैं। कौन कौन से फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप ध्यान से देखिए उस चीज को जो हमने पहले पढ़ी थी। इस डेफिनेशन में इसी चीज को इन्होंने लिखा है, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें फोरकास्ट आपको याद रखना है। इसका ये मतलब है कि डेफिनेशंस में फंक्शंस भी आ गए हैं, तो आप अगर एक चीज याद करते हैं तो दूसरी चीज आप इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं गाइस। सबसे पहला प्रिंसिपल दिया है इन्होंने, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि हमें अपने वर्क को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि हमारा काम बहुत फास्ट हो, स्लो ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक शर्ट बनानी है, ठीक है, तो हम कुछ लोगों को उसके बटन बनाने दे दें, कुछ लोगों को कॉलर बनाने दे दें और कुछ लोगों उसको डाई करेंगे। तो क्या होता है, इससे अगर हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो हर इंसान उसमें परफेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा काम क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कुछ काम करने की, तो मुझे उसको प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाए। मतलब उतना उसको पावर देना पड़ेगा, तभी वो उस चीज को कर सकेगा। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, किसी भी काम करने के लिए हमको एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल कहते हैं। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि हमको एग्जैक्टली वही चीजें बतानी चाहिए, जो हम एक को बता रहे हैं तो दूसरे को भी वही बतानी चाहिए, तीसरे को भी वही बतानी चाहिए। उसमें हमको एक यूनिटी रखनी चाहिए कि हम अगर एक को एक चीज बोल रहे हैं तो दूसरे को दूसरी चीज ना बोले, हम पूरी टीम को सेम कमांड दें। अब देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी लगभग इससे मिलता जुलता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर सपोज एक हेड है तो एक ही हेड होना चाहिए, अगर 4 हेड होंगे टीम्स के तो अलग अलग क्या होंगे, उनके डायरेक्शन होंगे, और जो हमारी वर्कफोर्स होगी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब ये बोला जाता है, हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट हो। अगर सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा तो पूरी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। सेवेंथ प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। हमको एक बहुत अच्छी सैलरी देनी चाहिए एम्प्लॉयज को, क्योंकि अगर हम अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। एट्थ प्रिंसिपल है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, एक एक के पास पावर होना चाहिए, पावर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम पावर को डिवाइड करेंगे तो सब लोग अपने ही चलाते रहेंगे। नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है, स्केलर चेन, जो हम आगे पढ़ेंगे। टेंथ है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक प्लेस होनी चाहिए। अगर मेरे को कोई इक्विपमेंट चाहिए तो मुझे एग्जैक्टली उसी प्लेस में उसको मैं ढूंढ पाऊँ। इक्विटी, 11th बोल रहा है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ इधर पार्शियलिटी हो रही है, किसी के को हम बोनस दे रहे हैं एग्जैक्टली, किसी और को नहीं दे रहे हैं उसी काम पर, तो ये नहीं होना चाहिए। ट्वेल्थ है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी मतलब उसका वहाँ रहना। अगर एक दिन वो आ रहा है और नेक्स्ट ईयर वो निकल जा रहा है तो ट्रेनिंग का पैसा बहुत लग जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि जितने भी लोग, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो स्टेबल रहें, वो बहुत सालों तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें।
13 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको हमको क्या देना चाहिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो प्रॉपर इनिशिएटिव लें, आगे आके काम करें। लास्ट प्रिंसिपल हमारी स्लाइड में है 14th, स्पिरिट डी कॉप्स। इसमें मैंने स्लैश टीम स्पिरिट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ रहता है याद करना। टीम स्पिरिट, एम्प्लॉयज़ जितने भी, अगर अपने पास 1000 एम्प्लॉयज़ हो तो सबके अंदर एक टीम की होने की भावना होनी चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबका मोटिव एक ही होना चाहिए। तो यही थे 14 प्रिंसिपल्स गाइस। अब लास्ट जो प्रिंसिपल है जो मुझे बताना था आपको, वो था ये स्केलर चेन। स्केलर चेन की ये बात है गाइस कि स्केलर चेन में ये बोला जाता है, हेनरी फुल ने ये बोला है कि अगर सपोज मैंने एग्जांपल लिया ए का, ए को अगर बी से बात करनी है, बी को अगर सी से बात करनी है, ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हैं, ए बी से आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर जी को ए से बात करनी होगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में पहले जी क्या करेगा, एफ से कांटेक्ट करेगा, फिर एफ क्या करेगा, ई से कांटेक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है डिसीजंस लेने में। तो ये बोला जाता है कि हमको एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है गैंग प्लैंक, ठीक है। एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी, एक ऐसी ब्रिज बनानी पड़ेगी कि हम डायरेक्टली सामने वाले को अपना मैसेज दे पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पी को बात करनी है एफ से, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, बात कर सकता है किसके थ्रू, गैंग प्लैंक। स्केलर चेन ये बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक को बताएं फिर दूसरा तीसरे को बताए, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तो हमको ये अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा सेट करना चाहिए कि हम इजीली क्या कर सकें, कम्युनिकेट को फ्लो कर सकें। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए आप एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि एक डॉटर अपनी फादर से बोलती है, डैड यू सी USAR, तो हर फादर रिप्लाइड OIC। अब देखिए ये जो DAD, डैड, USE, ये जो इंडिविजुअल है ये इनसे लिए गए हैं प्रिंसिपल्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे D मैंने लिया है डैड, DAD, ठीक है। इसी टाइप से आप इनका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपको ये ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट का एक अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए और उसको याद कीजिए, ये बेस्ट वे है। बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से भी बात करते हैं, ठीक है, इसका अलग से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने नोट्स में लिया था, मैंने अपने नोट्स में इसको अलग लिखा है, डैड CDSR CSJ, ऐसा भी आपको याद करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसी टाइप का याद कीजिए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप इस टाइप का याद रखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फिर भूलने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, मुझे यही आपको बताना था। मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया, बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार अपने बुक की रीडिंग मार लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को सुन लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मिलेगी। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर योर सजेशंस in the comment box. Your suggestions will improve us and we will make more videos like this, and for our improvement your suggestions are must. Thank you so much.